मार्च 2004 श्रीनगर। एक बर्फीले पहाड़ पर बने लकड़ी के घर में 3 लोग हैं जी। एक का नाम है इफ्तिखार, जो रसोई से कावा मतलब कश्मीरी चाय लेकर आ रहा है, और बाकी 2 हैं अबू तोरारा और अबू सब्जार, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 कह सकते हैं खूंखार आतंकी, उस वक्त के सबसे बड़े नाम। हाँ। तो जैसे ही इफ्तिखार कावा लेकर कमरे में आता है, सब्जार चाय उठाने की जगह उस पर अपनी AK-47 तान देता है और माहौल एकदम बदल जाता है। तोरारा की आवाज में गुस्सा है। वो पूछता है, इफ्तिखार, मैं आखिरी बार पूछूंगा, तुम कौन हो? और यहाँ एक पल रुककर उस कमरे के तनाव को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली आतंकी नहीं थे। नहीं। अबू तोरारा और अबू सब्जार, जैसा मैंने कहा, उस वक्त कश्मीर घाटी में हिजबुल के सबसे बड़े कमांडर थे। मतलब हर बड़े हमले के पीछे यही लोग थे। लगभग हर बड़े हमले की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के पीछे इन्हीं का हाथ था। इनका विश्वास जीतना वो लगभग नामुमकिन था। और धोखा देने का मतलब? एक दर्दनाक मौत। आप सोचिए कि उस कमरे में हवा भी बिना उनकी इजाजत के नहीं चल सकती थी। और उसी कमरे में AK-47 के ठीक सामने खड़ा वो शख्स, इफ्तिखार, जिससे वो इफ्तिखार बुला रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना की 1 पैरा SF के कमांडो मेजर मोहित शर्मा थे, जो पिछले 2 हफ्तों से उन्हीं के साथ रह रहे थे, उन्हीं के साथी बनकर। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मेजर मोहित शर्मा की असाधारण जिंदगी के पन्ने खोलते हैं। जी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक युवा लड़का अपने परिवार को बिना बताए फौज में भर्ती हुआ, कैसे वो इफ्तिखार भट्ट बनकर कश्मीर के सबसे खतरनाक आतंकियों के दिमाग में घुस गया, और उसका वो आखिरी ऑपरेशन क्या था जिसके लिए देश उन्हें आज भी अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के नाम से याद करता है। तो कहानी शुरू होती है 1995 से, काफी पीछे से। हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करके मोहित शर्मा NDA का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनके फौज में जाने के फैसले से खुश नहीं थे, जो कि कई परिवारों में होता है। बिल्कुल। तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने मोहित को बताया ही नहीं। मोहित को जाहिर है बेचैनी हुई, तो उन्होंने सीधा UPSC दफ्तर फोन कर दिया। और यहीं हमें उनके किरदार की पहली झलक मिलती है। ये सिर्फ जुनून नहीं है, नहीं, ये कुछ और है। ये एक खास किस्म की मानसिकता है जो स्पेशल फोर्सेस के लिए जरूरी होती है, जिसे हम मिशन फर्स्ट मेंटालिटी कहते हैं। अच्छा। परिवार की भावनाओं से ऊपर अपने लक्ष्य को रखना, ये ट्रेनिंग का कह सकते हैं पहला अनौपचारिक सबक था जो उन्होंने खुद ही सीख लिया था। तो उन्हें फोन पर पता चला कि वो पास हो गए हैं? हाँ, और फिर बिना घर पर बताए भोपाल इंटरव्यू देने चले गए, वहां भी सिलेक्ट हो गए। मतलब ये कि वो किसी भी बाधा को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहते थे, चाहे वो परिवार की असहमति ही क्यों ना हो। सही बात है। जाहिर है जब वो घर आकर सब बताते हैं तो उनका देश सेवा का जुनून देखकर माता पिता मान जाते हैं। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। हाँ, फिजिकल चैलेंज। मेडिकल टेस्ट में उनका वजन कट ऑफ से 6 किलो कम था और समय सिर्फ 4 हफ्ते। सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन फौज में खासकर ऑफिसर लेवल पर आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जिम्मेदारी भी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये अनुशासन और दबाव में नतीजा देने की क्षमता की पहली परीक्षा थी। तो फिर उन्होंने किया क्या? उनकी माँ ने उन्हें दिन का 2-3 लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जन भर केले खिलाना शुरू किया। 4 हफ्तों में 8 किलो वजन बढ़ाना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है वो असाधारण है। और वो मेडिकली फिट हो गए। NDA की ट्रेनिंग में उन्हें मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी, इन सब में बेस्ट परफॉर्मर की ट्रॉफी मिली। जी। 1999 में वो मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट बने। लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया 2001 में। संसद पर हमला। हाँ, 13 दिसंबर 2001। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया और मेजर शर्मा की यूनिट कश्मीर में तैनात थी। और यहीं उन्होंने पैरा SF के कमांडो के साथ काम किया। पहली बार उन्हें करीब से देखा। अच्छा, ये पैरा SF आखिर है क्या? ये आम रेजिमेंट से कितनी अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मद्रास रेजिमेंट से 1 पैरा SF में जाना मतलब एक बेहतरीन सैनिक से एक सुपर सोल्जर बनने जैसा है। अच्छा। हाँ, पैरा स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट्स में से हैं। इसका सिलेक्शन अब यूं समझिए दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कोर्सेज में गिना जाता है। मतलब फेल होने का रेट बहुत ज्यादा होगा। 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है, ये मानसिक मजबूती का इम्तिहान है। आपको हफ्तों तक बिना सोए, बिना खाए, मुश्किल हालात में फैसले लेने होते हैं।
तो जब मेजर शर्मा ने उन्हें देखा तो उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी इन्हीं जैसा बनना है। बिल्कुल। पहली कोशिश में वो नाकाम रहे, लेकिन 2003 में वो शेर अपने जंगल यानी वन पैरा SF में शामिल हो गए। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। 2004 मेजर शर्मा को एक खास मिशन के लिए कश्मीर बुलाया गया। जी। मिशन था हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े सरगना अबू तोरारा और अबू सब्जार का खात्मा। लेकिन उन्हें सीधे मारना बेवकूफी होती। क्यों? क्या वजह थी? क्योंकि वो सिर्फ आतंकी नहीं थे, वो जानकारी का खजाना थे। अच्छा। कश्मीर में हिजबुल का पूरा नेटवर्क, उनके ठिकाने, उनके लोग, हथियारों की सप्लाई, घुसपैठ के रास्ते, ये सारी जानकारी उन्हीं के पास थी। मतलब उन्हें मार देने से नेटवर्क जिंदा रहता। बिल्कुल, उनकी जगह कोई और ले लेता। असली लक्ष्य था उस पूरे नेटवर्क को समझना और उसे तबाह करना। तो फिर फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि एक कमांडो अंडरकवर होकर उनसे दोस्ती करेगा और जितनी हो सके जानकारी इकट्ठा करेगा। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक ऐसा मिशन जिसमें एक गलती का मतलब मौत है। और इस काम के लिए मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। क्यों? उनमें ऐसी क्या खास बात थी? ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत का काम नहीं था, ये मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा इम्तिहान था। आपको 24 घंटे एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ती है। हर पल नाटक करना। आपकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, आपकी सोच, सब कुछ बदलना पड़ता है। मेजर शर्मा ने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ाए और अपना नाम रखा इफ्तिखार भट्ट। इफ्तिखार भट्ट। और सिर्फ नाम नहीं, उन्होंने आतंकियों का विश्वास जीतने के लिए एक कहानी गढ़ी। क्या कहानी थी वो? कहानी ये थी कि आर्मी ने मेरे सगे भाई को एनकाउंटर में मार दिया है और मैं बदला लेना चाहता हूँ। सुसाइड मिशन के बराबर था। उन्होंने आतंकियों को आर्मी चेकपोस्ट पर हमला करने का एक फुल प्रूफ प्लान दिखाया, जिसमें लोकेशन नक्शा और फौजियों की संख्या तक की जानकारी थी। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि दोनों आतंकी उन पर भरोसा करने लगे। और वो मान गए? मतलब इतनी आसानी से? हाँ, मान गए। और इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। मेजर शर्मा अगले 2 हफ्तों तक उन्हीं के साथ रहे। उन्हीं के ठिकाने पर। सोचिए उस मानसिक दबाव के बारे में। आप उन लोगों के साथ खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जिन्हें खत्म करना ही आपका मिशन है। और इन्हीं 2 हफ्तों में उन्होंने आतंकियों के काम करने के तरीके, हथियार जमा करने के अड्डे और कई खुफिया ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर ली। मतलब उनका मुख्य मिशन पूरा हो चुका था। और फिर वो दिन आया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जब तोरारा और सब्जार ने आखिरी बार उनका इम्तिहान लेना चाहा और उन पर बंदूक तान दी। हाँ, ये वो पल था जहां ट्रेनिंग और हिम्मत की असली परीक्षा हुई है। कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में घबरा जाएगा। बिल्कुल, या तो भागने की कोशिश करेगा या सफाई देगा। लेकिन मेजर शर्मा जानते थे कि कोई भी कमजोरी उन्हें मार डालेगी। तो उन्होंने क्या किया? वो घबराए नहीं। बिल्कुल नहीं। वह सीधा तोरारा की आंखों में देखकर बोले, अगर विश्वास नहीं है तो मुझे अभी गोली मार दो। ये आत्मविश्वास। इसी ने उनका शक दूर कर दिया। बिल्कुल। जैसे ही वो आतंकी कावा उठाने के लिए मुड़े, मेजर शर्मा ने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकालकर दोनों को ढेर कर दिया। ये असाधारण साहस तो था ही, लेकिन ये एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। कैसे? वो समझ गए थे कि अब और देर की तो उनका पर्दाफाश हो सकता है। उन्होंने आतंकियों के अहंकार पर चोट की और फिर सही मौके का इंतजार कर भारतीय सेना के 2 सबसे बड़े सिरदर्द खत्म कर दिए। और इस ऑपरेशन के लिए उन्हें 2005 में वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। जी, सेना मेडल। एक ऐसा मिशन जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकता था, उसे पूरा करने के बाद वो अपनी निजी जिंदगी में लौटे। हाँ, कुछ समय के लिए शांति मिली। उनकी शादी कैप्टन रिश्मा सरीन से हुई और उन्हें हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बनाया गया। तो परिवार भी खुश था कि बेटा अब खतरनाक इलाकों से दूर है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। स्पेशल फोर्सेस के एक कमांडो की जिंदगी कभी शांत नहीं होती। वो हमेशा देश के लिए ऑन कॉल रहते हैं। और अक्टूबर 2008 में उन्हें एक बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए वापस कश्मीर बुला लिया गया। जी। मार्च 2009 कुपवाड़ा के घने हफरूदा जंगल में कुछ आतंकियों के घुसपैठ करने की खबर मिलती है। मेजर शर्मा और उनकी टीम को उन्हें ढूंढकर खत्म करने का काम सौंपा जाता है। लेकिन ये मिशन अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। बिल्कुल, इसे सैन्य भाषा में सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन कहते हैं और ये सबसे खतरनाक मिशन में से एक होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। हाँ। कितने आतंकी हैं, कहाँ छुपे हैं, उनके पास कैसे हथियार हैं, कुछ नहीं पता। आप घने जंगल और बर्फीले मौसम में दुश्मन को ढूंढ रहे हैं जो घात लगाकर आपका इंतजार कर रहा है। 21 मार्च को ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 8 बजे मेजर शर्मा ने अपनी टीम को 3 छोटी टुकड़ियों में बांटा ताकि वो जंगल को बेहतर तरीके से खंगाल सकें। हाँ,
कुछ देर बाद बर्फ में पैरों के निशान दिखे। जो बहुत अजीब थे। अजीब कैसे? आगे चलने वाला आतंकी निशान बना रहा था और बाकी सब ठीक उसी पर कदम रख रहे थे। अच्छा, ये क्लासिक गुरिल्ला रणनीति है, अपनी संख्या छिपाने के लिए। तो इससे पता चल गया कि सामना किसी नौसिखिए से नहीं है। बिल्कुल, उनका सामना हाईली ट्रेंड आतंकियों से है। वो जानते थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो एक जाल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक टुकड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। और ये कोई आम फायरिंग नहीं थी। कुछ ही देर में मेजर शर्मा की टीम पर भी 3 तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। आतंकी बेहतर पोजीशन पर थे। वो ऊंचाई से और एक आधे गोले यानी सेमी सर्कल का फॉर्मेशन बनाकर हमला कर रहे थे। तो ये एक एम्बुश था। ये एक क्लासिक एम्बुश था, एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इस हमले में कमांडो नृप सिंह शहीद हो गए। हवलदार राकेश खंडेवाल की जांघ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने अपनी कॉम्बैट पटका, जो कमांडो सिर पर पहनते हैं और जरूरत पड़ने पर एक मजबूत पट्टी का काम भी करता है, घाव पर बांधा और एक हाथ से फायरिंग जारी रखी। ये स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का सार है। नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। आप तब तक लड़ते हैं जब तक आपके शरीर में जान है। मेजर शर्मा अपने साथियों को कवर देने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे थे। तभी एक गोली उनकी बाईं बाजू में लगी। उन्होंने भी वही किया, पटके से बांधा और लड़ते रहे। हाँ, जब उन्होंने देखा कि उनका एक साथी ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की कोशिश में घायल हो गया है, तो उन्होंने खुद वो हथियार उठाया। और ये समझना जरूरी है कि ग्रेनेड लॉन्चर यानी MGL कोई आम राइफल नहीं है। नहीं, ये एक तरह की मिनी तोप है जो एक साथ कई ग्रेनेड दागकर एक बड़े इलाके में तबाही मचा सकती है। भारी फायरिंग के बीच घायल अवस्था में खुले में आकर उसे चलाना, ये बेहद बहादुरी का काम है। जी। उन्होंने खुद MGL उठाया और एक के बाद एक 6 ग्रेनेड आतंकियों पर दाग दिए, जिससे 4 आतंकी मारे गए। ये लड़ाई का निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की तरफ से हो रही फायरिंग को लगभग शांत कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि चरम दबाव में लिया गया एक सामरिक फैसला था। उन्होंने दुश्मन का हमला तोड़ दिया था और अपनी टीम को संभलने का मौका दिया। जैसे ही वो कवर लेने के लिए दौड़े, एक स्नाइपर की गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के साइड से, जहां वो कमजोर होती है, शरीर के आर पार निकल गई। वो बुरी तरह घायल थी। हाँ, लेकिन उनके आखिरी शब्द उनके किरदार के बारे में सब कुछ बताते हैं। वो अपने साथियों से कह रहे थे, मैं ठीक हूं, तुम उन पर गोलियां चलाते रहो। एक भी आतंकी बचकर भागना नहीं चाहिए। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण, खुद मौत के दरवाजे पर खड़े होकर भी उन्हें अपनी नहीं, अपने साथियों और मिशन की फिक्र थी। जब उन्हें वहां से निकाला जा रहा था, तब भी वो यही कह रहे थे, मैं ठीक हूं, तुम बाकियों को देखो। बहुत खून बह जाने की वजह से अगली सुबह मात्र 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। वो ऑपरेशन 5 दिन तक चला और उस मुठभेड़ में शामिल सभी 12 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन में मेजर शर्मा समेत 7 जवान शहीद हुए। उनकी इस वीरता और असारासार नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान की बहादुरी की नहीं है। नहीं, ये उस दृढ़ संकल्प, उस मनोवैज्ञानिक मजबूती और अपने साथियों के प्रति उस निस्वार्थ प्रेम की भी है जो एक इंसान को नायक बनाता है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि उनकी पत्नी कैप्टन रिश्मा सरीन, जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थी, ने कभी दोबारा शादी नहीं की। यह एक विचार छोड़ जाता है। काल्पनिक सुपर हीरोज की इस दुनिया में मेजर मोहित शर्मा जैसे असल जिंदगी के नायक की कहानी हमें त्याग और कर्तव्य के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है, और इन कहानियों को याद रखने और साझा करने की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है।